Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 31st of January 2023. तो गाइज आज है तारीख 31 जनवरी 2023 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है लेबनान को, काफ़ी चर्चा में है तो उसको अच्छे से मैप में देखना है। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2019 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स शिफ्टेड एम्फेसिस फ्रॉम इलस्ट्रेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट्स टू एल्बम एंड इंडिविजुअल पोर्ट्रेट, यानी कि निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने जो ये इलिस्ट्रेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट से जो ये लिपियाँ थी यहाँ से एल्बम और इंडिविजुअल पोर्ट्रेट की तरफ शिफ्ट किया था। ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर या फिर ऑप्शन डी शाहजहां। तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो अभी के समय पर न्यूज़ में सीजियम 137 कैप्सूल काफ़ी चर्चा में है। आप देखोगे ढेर सारे न्यूज़ आर्टिकल्स इसको लेकर पब्लिश हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ऑस्ट्रेलिया को लेकर चर्चा की जा रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सीजियम 137 वाला जो ये कैप्सूल है ये गायब हुआ है और उस गायब होने पर पूरी तरह से हंगामा मच चुका है ऑस्ट्रेलिया में। इवन यहाँ पर एक हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। आप यहाँ पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, पेनी साइज कैप्सूल हैज़ ऑस्ट्रेलिया ऑन हाई अलर्ट, इट इज़ द रेडियो एक्टिव एंड लॉस्ट। क्योंकि जो कैप्सूल है ना ये खुद यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव कैप्सूल है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है किसी भी पर्टिकुलर ह्यूमन बींग के लिए अगर उसके पास में होगा तो वही चीज़ यहाँ पर डिस्कस की जा रही है। काफ़ी डिटेल से समझाया गया है सीजियम 137 के बारे में। आओ मैं आपको समझाता हूँ एग्जैक्टली क्या है और इसके खोने से हाई अलर्ट आखिरकार ऑस्ट्रेलिया में क्यों जारी किया गया, इसका हम यूज़ कहाँ कहाँ पर करते हैं। पहली चीज़ तो आर्टिकल्स में बता जा रहा है पेनी साइज़ का है, छोटे साइज़ का है। आखिर कितने छोटे साइज़ का है, एक जो सिक्का होता है ना उस सिक्के से भी छोटे साइज़ का ये कैप्सूल है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये हो गया एक कॉइन। इवन ये जो ट्वीट है ये किसका है, ऑस्ट्रेलिया के ही चीफ हेल्थ ऑफिसर का है। इन्होंने रिसेंटली ये ट्वीट किया है, ट्वीट करके इसके बारे में समझाया है। इस कैप्सूल का जो इमेज है, एक तो यहाँ पर ये हो जाता है कॉइन, इस सिक्के के कंपैरिजन में देखोगे इतना छोटा सा ये कैप्सूल है। ये सिल्वर की एक छोटी सी डिब्बी कह सकते हो, यानी कि चांदी का एक कैप्सूल है। इस कैप्सूल के अंदर सीजियम 137 है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर एक कैप्सूल गायब होता है ना, एक हड़कंप सा मच जाता है पूरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर में। देखो ये जो कैप्सूल होता है इसका हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, जो खदान होता है ना उस खदान के अंदर इस कैप्सूल का यूज़ किया जाता था। हुआ क्या, इसको एक खदान से दूसरी खदान पर ले जा रहे थे। जैसे यहाँ पर दूसरी खदान पर लेकर जा रहे थे ट्रक में रख कर, तो हुआ क्या, कोई बोल्ट ढीला हुआ जिसकी वजह से वो जो कैप्सूल है वो ट्रक में कोई झटका लगा होगा जिसकी वजह से वो गिर गया। ऐसा यहाँ पर कहना है रिसर्चर्स का, ऐसा यहाँ पर कहना है काफ़ी सारे न्यूज़ आर्टिकल्स का कि ऐसा ही हुआ है जिसकी वजह से ये कैप्सूल गायब हो गया है। ऑस्ट्रेलिया में भी खासकर जो पर्थ शहर है वहाँ पर उसके आसपास ही ये कहीं ना कहीं घटना हुई है, इसके बारे में ये चीज़ बताई गई है। अब दूसरा, आखिरकार ये इतना खतरनाक क्यों है, ऐसा क्यों बोला जा रहा है। देखो ये कैप्सूल कितना खतरनाक हो सकता है किसी इंसान के लिए, उसको देखना। ये पिक्चर आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर इन पर्सन को जो ये गले पर आप देख पा रहे होंगे ये रेड कलर का पूरा पैच क्रिएट हो चुका है, इधर यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। ये कहीं ना कहीं रेडियो एक्टिव रेडिएशन की वजह से है। तो यही बोला जा रहा है जो कैप्सूल है ना, अगर ये शरीर के पास में रखा जाए तो इसका जो प्रभाव है वो स्किन के ऊपर पड़ सकता है और स्किन को इस प्रकार से डैमेज कर सकता है, इवन एक इंसान की जान भी ले सकता है। ये इतना ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी वजह से यहाँ पर इसको लेकर एक हाई अलर्ट जारी किया गया। अब थोड़ा सा यहाँ पर सीजियम के बारे में जान लो। सीजियम जो इसका सिंबल है वो है CS, सी कैपिटल है, एस यहाँ पर इस प्रकार से बनाया गया है, आप देख पा रहे होंगे। तो CS यहाँ पर इसका सिंबल है। दूसरा इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 55। इस चीज़ को लेकर भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। क्या ऐसे क्वेश्चन पहले बने हैं, बिल्कुल बना है। आप दिखाओगे
यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाना 2009 का, और उसमें यहाँ पर चेक कर लेना। देखो यूरेनियम को लेकर एक सवाल पूछा गया था, उसके बाद 2012 में भी एक सवाल पूछा गया था थोरियम को लेकर, तो ये चीज़ें आपने पता ज़रूर होनी चाहिए। देखो एक तो सीजियम के बारे में ध्यान रखना, दूसरा अब की बार सिलिकॉन भी काफ़ी चर्चा में है, तो सिलिकॉन के बारे में भी ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो सीजियम का सिंबल, इसका एटॉमिक नंबर, बस इतना ही यहाँ पर क्लियर करके चलना। आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी होगी, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। उसके बाद फ्रंट पेज पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखने को मिलेंगे। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये वाला आर्टिकल देखने को मिलेगा। इस आर्टिकल को जीएस पेपर नंबर 2 के साथ में हम लिंक कर सकते हैं। वैसे इसके बारे में पता है हमने कब कवरेज किया था, 12 नवंबर को। ये आर्टिकल नवंबर के महीने में काफ़ी चर्चा में था, नवंबर 2022 की मैं बात कर रहा हूँ। तो हुआ क्या है, सरकार ना टीवी चैनल्स के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर आई थी। आपको याद होगा क्या बोला जा रहा था कि जितने भी टीवी चैनल्स हैं, बोला ये जाता है कि इंडिया के अंदर लगभग 870 प्लस टीवी चैनल्स हैं। तो ऑब्वियसली जो नंबर है ना, ये अपने आप में काफ़ी बड़ा हो जाता है। और इन टीवी चैनल्स के ऊपर जो कंटेंट दिखाया जा रहा है, इसको लेकर सरकार ने रिसेंटली क्या बोला था कि आपको पूरे दिन भर में कहीं ना कहीं 30 मिनट्स के लिए, कितने के लिए, 30 मिनट्स के लिए, आधे घंटे के लिए आपको कोई प्रोग्राम चलाना होगा, और वो प्रोग्राम कहीं ना कहीं हमारे देश के हित में होना चाहिए। उस 30 मिनट के कंटेंट के अंदर कुछ ना कुछ सोशल रेलिवेंस होना चाहिए, कुछ ना कुछ लोग को सिखा रहा हो। थीम कुछ भी ले सकते हो, बट यहाँ पर 30 मिनट्स का कंटेंट दिखाना ज़रूरी है। ये बात यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट ने पिछले साल नवंबर के अंदर मेंशन की थी, ठीक है ना। अब यहाँ पे चर्चा ये की जा रही थी, काफ़ी सारे टीवी चैनल्स ने इसको अपोज भी किया। उनका कहना यह है कि देखो यार, हम यहाँ पर ये बात मानने वाले नहीं है, ये ज़बरदस्ती करी जा रही है, गवर्नमेंट हमारे साथ में ज़बरदस्ती कर रही है 30 मिनट्स का कॉन्टेंट दिखाने के लिए। तो इस प्रकार का अपोजिशन भी देखने को मिला था, अभी मैं आपको डिटेल से बताऊँगा। तो अभी हुआ क्या कि पहले तो ये बोला जा रहा था आप लगातार 30 मिनट्स का कंटेंट दिखा सकते हो, बट अब यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि अब ये जो कंटेंट है आप इसको थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके दिखा सकते हो। यानी कि जो ऐसा नहीं है कि आपको लगातार आधे घंटे का कोई कंटेंट दिखाना है, नहीं, आप इसको स्प्रेड कर सकते हो छोटे छोटे स्लॉट्स के अंदर। 10 मिनट्स करके 3 स्लॉट बना सकते हो, या इसको और कम कर सकते हो। तो अलग अलग स्लॉट्स बनाकर इन प्रोग्राम्स को आप दिखा सकते हो, ऐसी बात यहाँ पर बोली जा रही है। सवाल ये उठता है कि इसमें दिखाएंगे क्या, कोई कहीं पर एक्सप्लेनेशन नहीं है क्या? बिल्कुल एक्सप्लेनेशन है। सरकार ने यहाँ पर मेंशन किया है कि आपको 30 मिनट्स कौन कौन से थीम से संबंधित चीज़ों को दिखाना है। सबसे पहली चीज़ आपको फोकस करना होगा लिटरेसी को स्प्रेड करने में, एग्रीकल्चर को लेकर, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, रूरल डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, हेल्थ, फैमिली वेलफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वेलफेयर ऑफ वर्कर मैन। उसके बाद में जो वीकर सोसाइटी है हमारी, उसका कैसे वेलफेयर किया जा सकता है। ऐसे थीम के ऊपर आपको ये कंटेंट दिखाना होगा। लगभग 30 मिनट्स तक वो बात बताई गई है। और ये यहाँ पे गवर्नमेंट ने टेलीविज़न चैनल्स को बोला था कि आप हर रोज़ इस प्रकार से 30 मिनट तक करोगे और ऐसा कंटेंट दिखाओगे जो कि नेशनल इंटरेस्ट में हो, यानी कि देश के हित में हो, ठीक है। अब एक चीज़ और आती है यहाँ पर, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। काफ़ी सारे टीवी चैनल्स ने इसको अपोज किया। उनका कहना यह है कि आप हमारे ऊपर इस प्रकार से ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तो सरकार ने यहाँ पर ये बोला कि जितने भी टीवी चैनल्स हैं ना, वो एयर वेव्स पर ऑपरेट करते हैं। जो एयर वेव्स है ना, सैटेलाइट से जो आ रही हैं, उसका यूज़ करके यहाँ पर आपको सारे के सारे जो कंटेंट है वो सब दिखाते हैं टीवी चैनल। तो सरकार ने बोला ये एयर वेव्स ना पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी और पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो आप यहाँ पर जो कंटेंट है वो 30 मिनट्स के लिए नेशनल इंटरेस्ट में दिखाना होगा। देन उसके बाद में इसके रिस्पॉन्स में टीवी चैनल्स की साइड से भी यहाँ पर एक स्टेटमेंट निकल कर आता है। उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, हम एयरवेव्स का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो एयरवेव्स है ना, इसका पेमेंट हम करते हैं, इसका पेमेंट करते हैं, वो पेमेंट गवर्नमेंट के पास में जाता है, तब एयरवेव्स का यूज़ कर रहे हैं। तो एक प्रकार का इशू पिछले साल नवंबर में ये क्रिएट भी हो गया था। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि कुछ यहाँ पे स्पोर्ट्स चैनल उठकर आ गए। उनका कहना यह था कि हम क्या दिखाएंगे, ये तो स्पोर्ट्स हम सारे के सारे दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे 30 मिनट्स का कंटेंट हम क्या दिखा सकते हैं नेशनल इंटरेस्ट पे के पर्पज़ से। तो यहाँ पे कुछ को एक्सेप्शन दिया गया, यानी कि कुछ चैनल्स को छूट दी गई है। और वो चैनल्स कौन कौन से हैं? तो 3 प्रकार के चैनल्स को छूट दी गई है इसमें। वो हैं स्पोर्ट्स वाला, वाइल्ड लाइफ और फॉरेन चैनल्स। कोई विदेश का चैनल है या वाइल्ड लाइफ वाला चैनल है या कोई स्पोर्ट्स का चैनल है, इनको छूट दी गई है कि आपके ऊपर ये चीज़ें लागू नहीं होती हैं। लेकिन इनके अलावा जितने भी चैनल्स हैं उनको ये काम करना होगा, 30 मिनट्स के लिए इस कॉन्टेंट को दिखाना होगा। अब ये जो कंटेंट है इसका थीम कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको बताया एजुकेशन या फिर लिटरेसी को स्प्रेड करना, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, साइंस एंड टेक, वेलफेयर ऑफ वेमेन, वेलफेयर ऑफ द वीकर सोसाइटी, ठीक है ना। तो ये कोई भी टॉपिक इस प्रकार से हो सकता है। या फिर हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वैसा टॉपिक भी यहाँ पर उठाया जा सकता है। इससे बहुत सारे लोग ना कहीं नई नई चीज़ें सीखने वाले हैं, ठीक है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो चुकी है। ये जो पूरा का पूरा कंटेंट है ना, ये जो नोट्स हैं, डिजिटल नोट्स, ये आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट आर्टिकल पर आता है। नेक्स्ट एक छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल है, ज़्यादा कुछ यहाँ पर डिटेलिंग्स नहीं है, बट फिर भी बता देता हूँ। देखो, कल काफ़ी सारी चर्चा हो रही थी कि जो पाकिस्तान के अंदर में एक मॉस्क, एक मस्जिद है, वहाँ पर सुसाइड अटैक किया गया।
और वहाँ पर एक इंसान को भेजा गया, उसने यहाँ पर बॉम्ब को अपने साथ में उड़ा लिया। अब हुआ क्या कि सुसाइड अटैक की वजह से लगभग 61 लोगों की जान गई है। हालात वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। ये आप लोग देख पा रहे होंगे। ये खासकर कहाँ की बात हम लोग कर रहे हैं, पाकिस्तान में पेशावर की बात कर रहे हैं। अब मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ, ये वाला मैप आप एक बार देख सकते हो, ठीक है ना। तो इधर यहाँ पर आपको इंडिया देखने को मिलेगा बराबर में, और इंडिया के जस्ट बराबर में आपको यहाँ पर ये पाकिस्तान देखने को मिलेगा। जैसे इंडिया के अंदर में अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग राज्य हैं, उस प्रकार से पाकिस्तान में अलग अलग प्रोविंसेस देखने को मिल जाती हैं। यह है बलूचिस्तान, इधर हो गया सिंध, ये हो गया पंजाब, और इधर यहाँ पर हो गया खैबर पख्तून। देन यहीं पर जो है पेशावर आपको ये देखने को मिल जाएगा। इसी पेशावर में यहाँ पर ये बॉम्ब अटैक हुआ है, एक सुसाइड अटैक हुआ है जिसकी वजह से कई सारे लोगों की जान गई है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ना जो खासकर तालिबान है, तालिबान का भी काफ़ी बड़ा रोल होता है पाकिस्तान में, इस वाले रीजन में। कहोगे तालिबान का कहाँ से रोल हो गया, तालिबान तो अफगानिस्तान में है। हाँ सही समझ रहे हो। देखो एक तालिबान तो अफगानिस्तान के अंदर में है ना, पूरे अफगानिस्तान में एक तालिबान पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है, आपको पता है। एक और तालिबान है, पाकिस्तान तालिबान हम उसको बोलते हैं, वो पाकिस्तान में इस वाले रीजन में ऑपरेट करता है, और उसी ने यहाँ पर जिम्मेदारी ली इस चीज़ की कि ये सुसाइड अटैक हमने करवाया था, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पर बताई गई। जो पाकिस्तान के अंदर तालिबान है ना, उसको हम लोग बोलते हैं टीटीपी, यानी कि तहरीक ए तालिबान, ठीक है ना। तहरीक ए तालिबान ये पाकिस्तान वाला है तालिबान, ध्यान रखना, अफगानिस्तान वाला तालिबान अलग है। तो इन्हीं लोगों ने यहाँ पर अटैक करवाया है, इस प्रकार की बात बताई जा रही है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस खाली इतना सा ध्यान रखना है, आने वाले समय पर कहीं ना कहीं इसके ऊपर कुछ ना कुछ एडिटोरियल्स पब्लिश हो सकते हैं, तो वहाँ पर आपको समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है। छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल था, चर्चा काफ़ी थी, हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नौ अगला आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी से लिंक कर पाओगे। क्या कॉन्टेक्स्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट ना इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर एक पूरा का पूरा पिटीशन डाला गया था कोर्ट के अंदर में। उस पिटीशन की सुनवाई आज करेगा सुप्रीम कोर्ट, और देखेगा कि आगे इस पिटीशन को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पर भेजना है या नहीं भेजना है, यानी कि इस पिटीशन को पूरी तरह से देखना है या नहीं देखना है ना, इस मामले को आगे पहुँचाना है या नहीं पहुँचाना है, वो सारी बातें सुप्रीम कोर्ट आज करने वाला है। तो सुप्रीम कोर्ट आज के दिन में क्या करने वाला है, इस पूरे मामले को एग्जामिन करेगा कि जो भी पिटीशन डाला गया है कोर्ट के अंदर में, अच्छा वो जो याचिका जारी की गई है वो किस लिए जारी की गई है। याचिका जारी की गई है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर। क्या होते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स, अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस पर्टिकुलर पिटीशन की सुनवाई आज यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये जो पिटीशन डाली गई थी ये बहुत पहले डाली गई थी, ठीक है ना, और ये लगातार यहाँ पर चर्चा में है, बट आज यहाँ पे फाइनली इस केस को देखा जाएगा। इस पिटीशन की मांग क्या है, इसने यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड को चैलेंज किया। इलेक्टोरल बॉन्ड को चैलेंज करते हुए क्या बोला कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स होती हैं ना, इन बॉन्ड्स के माध्यम से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं इनको बहुत सारा डोनेशन मिलता है, बहुत सारा पैसा इनके पास में आता है, लेकिन जो यहाँ पे डोनेशन आ रहा है ना इनके पास में, वो सब एनोनिमस है। मतलब वहाँ पे किसी का नाम नहीं पता चलता हमें कि किसने किस पार्टी को कितना डोनेट किया है, ये कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं पता चलती है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अंदर में। यही इसका एक डिसएडवांटेज की कैटेगरी में भी आप देख सकते हो। तो उस चीज़ को यहाँ पर चैलेंज किया गया था। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आज क्या बोलता है, क्या कैसे करता है, ठीक है ना। बट अभी क्या करना होगा, आपको थोड़ा सा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में जानना होगा। कुछ रेलिवेंट पॉइंट्स हैं, यानी एग्जामिनेशन के अंदर यही चीज़ आपको डायरेक्टली हेल्प करने वाली है, ठीक है ना, क्योंकि ये तो आपने करंट इशू पढ़ लिया। इसका बैकग्राउंड डेटा जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक एग्जामिनेशन के अंदर कोई मदद नहीं मिलेगी। आपसे इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सवाल बन सकता है, चाहे वो मेंस हो चाहे वो प्रीलिम्स को, ठीक है ना। तो उस स्टैटिक डेटा को हम लोग अब यहाँ पर कवर करेंगे। स्क्रीन पर आपको नीचे ये क्लियरली विजिबल होगा। कल काफ़ी सारे लोगों ने बोला था कि सर जो आपने स्क्रीन पर नीचे कंटेंट दिखाया वो फॉन्ट थोड़ा सा छोटा आ रहा था। आज आप लोग बता सकते हो आज शायद फॉन्ट क्लियर होगा, है ना। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात करेंगे तो जीएस पेपर नंबर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया। होते क्या इलेक्टोरल बॉन्ड, अब इस बात को यहाँ पर समझते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहने का मतलब क्या, देखो बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड बेसिकली एक पेपर, एक कागज़ है ना, इसी को हम लोग यहाँ पर बॉन्ड बोलते हैं। अब इस बॉन्ड के ज़रिए क्या होता है ना कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को डोनेशन दे सकता है, पैसा आप डोनेट करना चाहते हो, अपनी मन पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकते हो। उसका जो प्रोसेस है वो यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए फॉलो किया जाता है। अब ये जो बॉन्ड्स हैं कितने कितने रुपए के होते हैं आपको पता है, जो पर्चा है ना ये अलग अलग रुपए का होता है। कोई 1000 रुपये का बॉन्ड है, 10,000 का है, 1 लाख का, 10 लाख का, 1 करोड़ तक का, है ना। तो इसकी कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट भी यहाँ पर सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे कोई भी इसके लिमिट नहीं है, आप कितने ही रुपए का इस बॉन्ड को परचेज़ कर सकते हो। अब ये कैसे परचेज़ करते हैं, कहाँ परचेज़ करते हैं, सब कुछ बताऊँगा, डोंट वरी। आगे आते हैं। अब परचेज़ करने के लिए सपोज़ यहाँ पे आप किसी पार्टी को सपोर्ट करते हो, पॉलिटिकल पार्टी को, आपने डोनेशन करना है। तो डोनेशन करने के लिए आप क्या करोगे, इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए उनको पैसा डोनेट करोगे। अब बॉन्ड आप परचेज़ कहाँ से करोगे, बॉन्ड परचेज़ करने के लिए आपको जाना होगा एसबीआई के पास में, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही एक ऑथोराइज बैंक है जो आपको बॉन्ड देगा, इसके अलावा कोई दूसरा बैंक नहीं देगा। तो ये एसबीआई क्या करेगा,
एसबीआई के पास में ढेर सारे बॉन्ड हैं। आप जाओगे, आप यहाँ पे एसबीआई में पैसा जमा करोगे, जितने भी रुपए का आपको बॉन्ड परचेज करना होगा वो पैसा उनको दोगे और उससे बॉन्ड वो ले लोगे उतने रुपए का, ठीक है ना। उतने रुपए का बॉन्ड आपको एसबीआई दे देगा। ये 15 दिन तक वैलिड रहेगा आपका बॉन्ड, ठीक है ना। अब जो बॉन्ड आपके पास में आ गया है, वो जो पर्चा आपको मिल चुका है ना, आप अपनी मन पसंदीदा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी होगी, उसको ले जाकर दे दोगे, ठीक है ना। ये बॉन्ड वही पर्सन परचेज कर सकता है जो कि सिटीज़न ऑफ इंडिया है, ठीक है। अब उसके बाद में बॉन्ड परचेज़ करने के लिए मतलब आप देखोगे अलग अलग महीने में ये टाइम आता है बॉन्ड परचेज़ करने का। जनवरी, फरवरी, जुलाई, अक्टूबर के समय पर हम देख पाते हैं बॉन्ड को परचेज़ किया जाता है। देन एक पर्सन क्या करेगा, इस एक पर्सन इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक अकेला व्यक्ति भी है, और ग्रुप में भी यहाँ पर उस बॉन्ड को परचेज़ कर सकता है। बॉन्ड परचेज़ करने के बाद में वो अपने पॉलिटिकल पार्टी को, मन पसंदीदा पार्टी को ले जाकर दे देगा और वो पार्टी वहाँ से यानी एसबीआई से वो पैसा निकाल लेगी, ठीक है ना। अब होता क्या है कि यहाँ पर जो डोनर का नेम है, यानी कि आप जो पैसा दे रहे हो, जो पैसा देने वाला है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की जाती। इस बॉन्ड पर किसी का नाम नहीं होता है, ठीक है। इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी रहती है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर। अगर मैं आपको हकीकत में दिखाऊं कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड कैसा दिखता है, तो इस प्रकार से यहाँ पर दिखाई पड़ता है। ये एसबीआई ने 1000 रुपये का इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किया है, 15 दिन तक वैलिड रहेगा। इसमें ये सारी बातें लिखी हैं, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। इस प्रकार का यहाँ पर ये इलेक्टोरल बॉन्ड होता है, ठीक है ना। अब कैसे इशू किया जाता है, कौन कौन देता है, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। चलो एक छोटा सा रिविजन कर लेते हैं। एक बैंक होगा जिसको आप यहाँ पर पेमेंट करोगे और वो बैंक आपको इलेक्टोरल बॉन्ड दे देगा, और फिर उसके बाद में आप वो इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज़ करके, ठीक है ना, आप डिजिटल पेमेंट कर दोगे बैंक को, या चेक से पेमेंट करने के बाद में क्या करोगे, वो बॉन्ड लेकर जाओगे और अपनी पॉलिटिकल पार्टी, अपनी चॉइस की पॉलिटिकल पार्टी को दे दोगे। अब वो पार्टी के पास में डिपॉजिट हो जाएगा बॉन्ड, और वो पार्टी उस बॉन्ड से जो पैसा जो आपने लिया है ना, जितना रुपए का वो बॉन्ड है, वो निकाल पाएगी, ठीक है। तो क्लियर होगी ना बात, सिंपल था। अब होता क्या है, लगातार कंट्रोवर्सी चल रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कई बार यहाँ पर इसको लेकर पिटीशन जारी करी गई है। पहला पता है जो इशू है, जो पहली जो प्रॉब्लम है लोगों के थ्रू उठाई जा रही है इस इलेक्टोरल बॉन्ड के प्रति, वो क्या है, वो है एनोनिमिटी। एनोनिमिटी मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ पर किसी का नाम ही नहीं है। आप बॉन्ड परचेज कर रहे हो, दे रहे हो, ना किसी डोनर का नाम है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम है, ठीक है। डोनर कोई भी कंपनी भी हो सकती है, इंडिविजुअल भी हो सकता है। जिसने बॉन्ड परचेज किया उसका नाम नहीं है। हमें नहीं पता चल रहा कि किस पार्टी के पास में कितना पैसा आया है। तो ये चीज़ें रिवील होनी चाहिए, लोगों के पास में आनी चाहिए, लोगों के सामने आनी चाहिए, लेकिन ये सब कुछ हमें नहीं पता चलता है। तो ये चीज़ पहली चीज़ बताई गई है, ठीक है ना। दूसरा, यहाँ पर सरकार ने इसके रिस्पॉन्स में, जब सरकार के ऊपर इस प्रकार से क्वेश्चनिंग करी गई ना, सर ये गलत हो रहा है, इस प्रकार से नाम छुपा कर यहाँ पे आप डोनेशन ले रहे हो, तो इस चीज़ को देखते हुए होता यहाँ पर यह है कि गवर्नमेंट ने अपने आप को डिफेंड किया। डिफेंड कैसे किया, उन्होंने यहाँ पर अलग अलग चीज़ों को मेंशन किया। पहली चीज़ तो ये बोली गई कि देखो, ऐसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस डोनेशन को रिसीव नहीं कर सकती है। उस डोनेशन को रिसीव करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे यहाँ पर कोई मतलब वही पार्टी रिसीव कर पाएगी डोनेशन को जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 के अंदर में रजिस्टर्ड होगी। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, तभी वो यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड के डोनेशन को रिसीव कर सकती है, ऐसे कोई नहीं रिसीव कर सकता। दूसरा, यहाँ पर मान लो कोई जो प्रीवियस इलेक्शन हुआ हो, उस प्रीवियस इलेक्शन में कम से कम 1% वोट यहाँ पर उसको, उस पॉलिटिकल पार्टी को सिक्योर करने होंगे, तभी यहाँ पर उसको ये इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए डोनेशन मिलेगा, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे सरकार बोलती है कि देखो, यहाँ पे ब्लैक मनी का भी कोई चांस नहीं है, केवल और केवल वाइट मनी का हम लोग यूज़ करते हैं। केवल और केवल वाइट मनी का बॉन्ड्स में यूज़ किया जाता है, क्योंकि मैंने भी आपको पहले एक बात बताई थी कि जो हम लोग पेमेंट करते हैं ना इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर में, यानी बैंक को, वो वहाँ पर चेक या फिर डिमांड ड्राफ्ट से किया जा रहा है ना, यानी कि डिजिटल पेमेंट की जा रही है। तो यहाँ पर हम लोग केवल और केवल वाइट मनी के ऊपर थोड़ा जोर देते हैं, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। दूसरा, कि जो ये पूरा का पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है, इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी सपोर्ट करता है, ठीक है ना। सरकार ने ये बोला है कि ईसीआई भी यहाँ पे सपोर्ट करता है। ईसीआई आपको पता है, जो कि हमारे देश भर में इलेक्शंस को कंडक्ट करवाता है, वो भी इसको सपोर्ट करता है। बस खाली वो भी यहाँ पर किस प्रकार से चिंतित है कि यहाँ पे नाम रिवील नहीं किए जाते। अब वही चीज़ यहाँ पे आज सुप्रीम कोर्ट देखेगा, इस पर्टिकुलर पिटीशन की सुनवाई करेगा। तो देखते हैं यहाँ पे कल क्या आर्टिकल निकल कर आता है, सुप्रीम कोर्ट क्या इसके ऊपर अपनी सुनवाई करता है, ठीक है। आगे आते हैं। ना आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर कनेक्ट करने के लिए आप क्या करना है, दीपक यादव एजुकेशन लिखना है, आपको प्रोफाइल मिलेगा। 11,000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ में जुड़ चुके हैं, आप भी पर्सनली जुड़ सकते हो। दूसरी बात, देखो आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस वीडियो के अंदर पूछे जाते हैं। जैसे स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा गया प्रीलिम्स का, मेंस का क्वेश्चन अभी मैं आपको दूंगा, तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछा गया, उसके बाद में मैप का क्वेश्चन पूछा गया, तो उनके आंसर दिया करो नीचे कमेंट सेक्शन में। अब धीरे धीरे जब मैं बोलता हूँ ना, तब लोग पार्टिसिपेट करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। मेरे बोले बिना ही पार्टिसिपेट किया करो, ठीक है ना। इससे यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। जो भी
चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं, वही चीज़ मैं आपसे बोल रहा हूँ मैप के अंदर देखने के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर कहीं ना कहीं डायरेक्टली सवाल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे आते हैं। नाउ नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से लिंक कर पाओगे। क्या बात की जा रही है, आपने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में डेफिनेटली सुना होगा। बहुत लंबे समय से चर्चा ये की जाती है या फिर मांग ये की जा रही है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कहीं ना कहीं रिफॉर्म्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कुछ ना कुछ यहाँ पर बदलाव ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से अपने पुराने वाले पैटर्न के ऊपर चल रहा है। तो इसके अंदर बदलाव की मांग की गई कई सारे देशों के माध्यम से। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट हैं, जिनका नाम है साबा करोसी, यहाँ पर आपको प्रेसिडेंट दिख रहे होंगे, इन्होंने भी यहाँ पर ये बोला कि ठीक है, जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसके अंदर रिफॉर्म की मांग तो की जा रही है, लेकिन जितने भी लोग हैं ना वो आपस में डिवाइड हो चुके हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में या फिर आप कह सकते हो पूरे यूएन के अंदर में 193 मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं। ये सब डिवाइडेड हैं। कुछ लोग तो यहाँ पर इस रिफॉर्म को सपोर्ट करते हैं कि हाँ बिल्कुल बदलाव होने चाहिए, और कुछ लोग इस रिफॉर्म को सपोर्ट करते ही नहीं हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आज तक हम लोग इसके अंदर यूनाइटेड नेशन के अंदर में कोई बदलाव, कोई चेंज नहीं कर पाए हैं। तो वही इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, इसमें रिफॉर्म से क्या मांग है, इंडिया का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, ये सारी चीज़ें इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की हैं। आओ एक एक करके हम लोग सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझने वाले हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या आपको एग्जामिनेशन के लिए जानना है, क्योंकि मैं आपको बता दूं प्रीलिम्स में यूपीएससी पहले भी यहाँ से सवाल पूछ चुका है। पहली चीज़ तो आपको समझना होगा कि आखिरकार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होता क्या है। ठीक है ना, पहली चीज़ ये समझनी होगी, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि आखिरकार इसमें रिफॉर्म्स की मांग क्यों की जा रही है और क्या क्या चेंज करने के बारे में चर्चा की जा रही है। ठीक है ना, तो जब हम लोग बात करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो ये यूएन का ही एक मेंबर है, यूनाइटेड नेशन का ही मेंबर है। इस सिक्योरिटी काउंसिल को बनाया गया था यूएन चार्टर 1945 के तहत। आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन के 6 मेजर प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। कितने? 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। अब वो 6 प्रिंसिपल्स ऑर्गन कौन कौन से हैं? एक है यहाँ पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, एक है यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल, एक है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, एक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और एक है यूनाइटेड नेशन एंड द सेक्रेटेरिएट। तो कहोगे ये तो 5 हुए। ठीक है, एक अकेला 6 ये भी तो हो गया, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं यूएनएससी। तो यूएनएससी को मिलाकर 6 हो गए, 5 तो ये हो गए, यूएनएससी मिला देंगे तो इसमें 6 हो जाएंगे। तो ये टोटल के टोटल 6 ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशन के। ठीक है ना, ये बात ध्यान में रखना है। तो इसमें से एक जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन आता है वो आ जाता है हमारा यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है ना, इसका काम क्या है? इसका काम है दुनिया भर में शांति को बनाकर रखना, पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करने का काम करना। ये इसका मेजर काम है। साथ में आप देखोगे कि इनके और भी कई सारे रोल्स हैं। उन रोल को समझने से पहले आपको समझना होगा यूएनएससी का कॉम्पोजिशन क्या है, यानी कि इसमें कौन कौन होता है, कितने मेंबर्स होते हैं। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर्स होते हैं। अब 15 मेंबर्स में से 5 तो होते हैं परमानेंट मेंबर्स और 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स। ध्यान रखना, परमानेंट मेंबर नाम से पता चल रहा है ये एज इट इज़ बने रहेंगे, नॉन परमानेंट मेंबर हर 2 साल में बदलते रहेंगे, हर 2 साल में चेंज होते रहेंगे। अब जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो कौन कौन से यहाँ पे नज़र आते हैं, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएस। ये टोटल 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जो कि हमेशा स्थिर रहेंगे। और अस्थायी मेंबर जो आपको देखने को मिल जाते हैं वो 10 हैं। ठीक है ना, इंडिया भी पिछले साल तक था, अब यहाँ पर इंडिया इसका नॉन परमानेंट मेंबर नहीं है, ध्यान रखना है। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं हर 2 साल में इनका इलेक्शन होता है, हर 2 साल में यहाँ पर ये इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। आगे आते हैं, इंडिया की मेंबरशिप के बारे में आपको बता ही चुका हूँ। भारत पिछले साल तक, साल 2022 तक इसका एक नॉन परमानेंट मेंबर था, बट अब यहाँ पर नहीं है। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से एक मांग कर रहे हैं। मांग क्या है कि हम लोग चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो ये टोटल 5 परमानेंट मेंबर हैं, इसमें भारत को भी एक जगह मिले, भारत को भी एक परमानेंट सीट मिले। ठीक है ना, क्योंकि इंडिया उस चीज़ के लिए एलिजिबल है। हम दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेटेड कंट्री हैं। दूसरा बात, यहाँ पर वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया की। तो कहीं ना कहीं हमें एक रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए कि हम भी यूएनएससी के अंदर एक परमानेंट मेंबर की तरह बैठें, है ना। इसकी मांग यहाँ पे लंबे समय से की जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर यूएनएससी का मेंबर बनना थोड़ा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। इंपॉर्टेंट पता है क्यों है, आओ थोड़ा डिस्कस करते हैं। पहली बात, मैंने आपको बताया यूएनएससी के अंदर जो टोटल ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं ना, इनके पास में एक पावर आती है। वो कौन सी पावर है? इनके पास में जो पावर आती है वो है वीटो पावर। अब ये वीटो पावर बहुत ज़्यादा मजबूत, या फिर कह सकते हो इन देशों को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना देता है। सपोज़ यहाँ पे जो टोटल 15 मेंबर्स हैं, क्योंकि 5 परमानेंट हैं, 10 नॉन परमानेंट हैं, ये किसी चीज़ के ऊपर सुनवाई कर रहे हैं, किसी मैटर की सुनवाई कर रहे हैं, रशिया यूक्रेन के वॉर की सुनवाई कर रहे हैं। ठीक है ना, सपोज़ यहाँ पे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, रशिया यूक्रेन के वॉर को लेकर सारा का सारा डिस्कशन यूएनएससी में चल रहा है। तो यहाँ पे जो ये 5 मेंबर्स हैं ना, इनके पास में वीटो पावर है। अब सपोज़ यहाँ पे इनमें से एक देश भी, जो लोग हैं ना उनकी राय से
खुश नहीं है। ये लोग कोई रिजोल्यूशन पास करने के लिए तैयार हैं, सारे मेंबर्स तैयार हैं, ये रिजोल्यूशन को पास कर रहे हैं, 14 तैयार हैं सपोज, लेकिन इन 5 में से एक तैयार नहीं है, तो अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके एक ना उस रिजोल्यूशन को वहीं पर रोक सकता है। ये पावर्स हैं इन 5 देशों के पास में, है ना। ये अपने खिलाफ चीज़ों को आगे बढ़ने नहीं देते हैं यूएनएससी के अंदर, ये भी कह सकते हो, क्योंकि कोई चाइना का मुद्दा उठाओगे तो चाइना वीटो कर देगा, रशिया का मुद्दा उठाओगे रशिया वीटो कर देगा, उसको आगे पास होने नहीं देगा, क्योंकि इनके पास में ये वीटो पावर्स हैं। और चाइना इसी वीटो पावर का यूज़ कर करके पाकिस्तान को बचाता है। इंडिया और अमेरिका ने काफ़ी बार कोशिश की है कि पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं उनको यूएन डेजिग्नेटेड लिस्ट के अंदर में आतंकवादी का दर्जा दिया जाए, यानी कि उनको यूएन डेजिग्नेटेड लिस्ट के अंदर डाला जाए, लेकिन इसमें चाइना बीच में आ जाता है बार बार। तो चाइना यहाँ पर क्या करता है, कहीं ना कहीं वीटो का यूज़ कर करके उस मामले को रोक देता है। तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं आज के समय पर, हर कंट्री अपने इंटरेस्ट के लिए कहीं ना कहीं काम करती हुई नज़र आ रही है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं भारत को भी इसमें एक परमानेंट सीट की ज़रूरत है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर ये जो क्लैरिटी है वो मिल चुकी है। दूसरा, बोला ये जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के साथ में ना आज के समय में ढेर सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे इश्यूज़ इसके साथ में चल रहे हैं। पहला, इसका जो एक रेलिवेंसी रोल हुआ करता था एक समय पर यूएनएससी की काफ़ी वैल्यू हुआ करती थी, आज के समय पर नहीं है। इसने अपनी सारी रेलिवेंसी और क्रेडिबिलिटी खो दी है। इवन बोला यह जाता है कि अब ना यूनाइटेड नेशन को केवल और केवल हम एग्जामिनेशन के लिए पढ़ते हैं या किताब में पढ़ते हैं, उसके अलावा इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये हमने रशिया यूक्रेन के वॉर में देख ही लिया था, कुछ भी यहाँ पर ये बॉडीज़ नहीं कर पाई। दूसरा, आप देखोगे इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, इन्होंने एक बात ये भी बोली थी कि यूएनएससी कहीं ना कहीं आज के समय पर एक नैरो लीडरशिप में है, इतनी प्रॉपर लीडरशिप है नहीं, हमें एक नए अप्रोच की ज़रूरत है, एक रिफ्रेश बटन की ज़रूरत है, उस रिफ्रेश बटन को दबाना होगा और इसके अंदर कहीं ना कहीं ढेर सारे बदलाव करने होंगे। ठीक है ना। यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं उनका साथ में मिलकर काम करने की दूर की बात है, ये साथ में मिलकर किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन भी नहीं कर पा रही हैं, साथ में मिलकर किसी चीज़ को लेकर चर्चा नहीं कर पा रही हैं। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें है लेस रिप्रेजेंटेशन। अब लेस रिप्रेजेंटेशन का मतलब पता है क्या है, अगर फॉर सपोज मैं यहाँ पर एक वर्ल्ड मैप ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो मतलब सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना, एक सेकंड को, ये हमने सपोज एक वर्ल्ड मैप बना दिया, ठीक है ना। इसमें यहाँ पर ये इंडिया हो गया, इधर यहाँ पर ये अफ्रीका हो गया, इधर यहाँ पर ये साउथ अमेरिका हो गया, और ये यहाँ पर आसियान वाले यानी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हो गई, ठीक है ना। ऊपर हमारी सारे के सारे, जैसे कि यहाँ पर आप कह सकते हो कि हमारा अमेरिका हो गया, ठीक है ना, इधर यानी यूएसए हो गया, इधर हमारी यूरोपियन यूनियन के देश हो गए, ऊपर यहाँ पे आप कह सकते हो रशिया हो गया, देन इधर यहाँ पर चाइना हो गया, सपोज़ ऐसे कह सकते हैं। हमने एक ड्रॉ किया है चीज़ों को समझने के लिए। अब समझना यहाँ पर क्या है कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बॉडी है ना, इसके अंदर में रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। टोटल कितने परमानेंट मेंबर्स हैं, 5, और 5 मेंबर्स में आप देखोगे 5 के 5 ऊपर से आ रहे हैं, यानी इंडिया में जो नॉर्थ वाला हिस्सा है वहीं से आ रहे हैं। अमेरिका है, यूके है, फ्रांस है, देन इधर यहाँ पर रशिया है, चाइना है, ये 5 मेंबर्स हैं। ये पाँचों मेंबर्स नदर्न कंट्रीज है, यानी कि जो नॉर्थ वाला रीजन है वहाँ से बिलोंग कर रहे हैं। बाकी की साउथ कंट्रीज कहाँ गई, यानी पूरे साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट का कोई रिप्रेजेंटेशन यूएनएससी में नहीं है। पूरे अफ्रीका में से किसी का रिप्रेजेंटेशन यूएनएससी में एज अ परमानेंट मेंबर नहीं है। इधर यहाँ पर साउथ ईस्ट एशियन नेशन में से नहीं है, इधर साउथ एशिया में से भी नहीं है। तो वही बोला जा रहा है कि सर ऊपर कंट्रीज़ को रिप्रेजेंटेशन मिल चुका है और यहाँ पे नीचे वाले देश को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं यूएनएससी के अंदर में जो परमानेंट सीट है वहाँ पर साउथ अमेरिका से भी कोई मेंबर हो, अफ्रीका से भी एक मेंबर बैठे, इंडिया भी बैठे और इधर यहाँ पर इस वाले एरिया से भी एक मेंबर बैठे, ठीक है ना। ये यहाँ पर अपने एरिया को रिप्रेजेंट कर पाएंगे उस एरिया के अंदर में। आई होप आपको ये बात क्लियर हो चुकी है। तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। फिर एक प्रॉब्लम आती है मिसयूज़ ऑफ वीटो पावर। जो वीटो पावर मैंने बताया ना, इनके पास में जो 5 परमानेंट मेंबर हैं इनके पास में वीटो पावर है, इसका मिसयूज़ बहुत करते हैं। मिसयूज़ यहाँ पर क्या है मैं आपको बता ही चुका हूँ। कोई ताइवान का मुद्दा आया है तो चाइना उसको आगे बढ़ने नहीं देगा, कोई यूक्रेन का इशू है तो रशिया उसको आगे नहीं बढ़ने देगा। इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो रहा है कि अपने खिलाफ ना कोई चीज़ जाने देंगे ही नहीं ये देश, ठीक है ना। तो वो आप कह सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं इश्यूज़ है जिसको हमें टैकल करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अब सवाल आपसे कैसे भी बन सकता है, जैसे यूपीएससी ने साल 2009 में एक प्रश्न पूछा था। प्रश्न क्या था कि जो सिक्योरिटी ऑफ यूनाइटेड नेशन यानी कि हमारा यूएनएससी जो बॉडी है ना, इसके अंदर 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, 10 नॉन परमानेंट। तो बताओ ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं ना, इनको हम इलेक्ट करते हैं कितने साल के लिए। ऑप्शन ए 1 साल, ऑप्शन बी 2 साल, ऑप्शन सी 3 साल या फिर ऑप्शन डी 5 साल। इसका उत्तर आप लोग दोगे। बहुत सिंपल है, अभी मैंने मतलब चिल्ला कर 2-3 बार इसके बारे में बता ही दिया है। इसका आंसर आपको देना है कि इसका उत्तर क्या है, ठीक है ना। तो ऐसे कई बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन भी बन जाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं।
नाउ अगले आर्टिकल में ज़्यादा कुछ तो नहीं है, बट फिर भी हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं। जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी से इस आर्टिकल को आप लिंक कर पाओगे। क्या बात की जा रही है, जो हमारी केंद्र सरकार है ना, वो अभी यहाँ पर 16वां फाइनेंस कमीशन को जल्दी ही सेटअप करने के लिए तैयारी कर रही है। अभी आपको पता होगा हम कौन से कमीशन को फॉलो करते हैं। हमारे पास में 15वां फाइनेंस कमीशन है। कौन सा? 15वां फाइनेंस कमीशन। ठीक है ना, ये हमारा टारगेट ही है 2025 तक। हम लोग 2025-26 तक ना ये फाइनेंस कमीशन के ही जो बातें होंगी, जो इसकी एडवाइस होंगी, वही फॉलो की जाएंगी। लेकिन यहाँ पर इसके बाद 15वां के बाद हमें क्या चाहिए होगा? 16वां फाइनेंस कमीशन चाहिए होगा। तो जो अगला फाइनेंस कमीशन होगा ना, उसके लिए यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो जल्दी स्टार्ट करनी होंगी, वो यहाँ पे बोला जा रहा है। तो हमारी जो केंद्र सरकार है वो जल्द ही जो कुछ प्रोसेस है वो स्टार्ट करने वाली है, ताकि हम 16वें फाइनेंस कमीशन को जो है ना बनाएं, क्योंकि 15वें के बाद हमें 16वां फाइनेंस कमीशन चाहिए होगा। अच्छा, ये जो फाइनेंस कमीशन होता है, इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है मनी से रिलेटेड। देखो, यानी कि पैसे से रिलेटेड, क्योंकि फाइनेंस का मतलब यहाँ पर मनी से रिलेटेड होता है। यानी कि जो हमारी केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, इनके बीच में किस प्रकार से जो इनकी कमाई है वो शेयर करनी है, कैसे बांटनी है, इनके पास में कितना पैसा जाएगा, टैक्स का कितना पैसा जाएगा, वो सारा का सारा जो डिसीजन है वो यहाँ पर फाइनेंस कमीशन के पास में होता है। फाइनेंस कमीशन इन चीज़ों को लेकर पूरा का पूरा डिस्कशन करने के बाद में जो चीज़ें वो अपनी रखता है, रिकमेंड करता है चीज़ों को। ठीक है ना, आई होप आपको ये बात क्लियर हो चुकी है। बाकी अभी हम लोग कौन से फाइनेंस कमीशन को फॉलो करते हैं? 15वें फाइनेंस कमीशन को। इस वाले फाइनेंस कमीशन को 2017 में बनाया गया था। इस कमीशन के यानी 15वें वाले के चेयरपर्सन कौन है? तो यहाँ पर इसके चेयरपर्सन है एन के सिंह जी, जो कि आपको यहाँ पिक्चर में दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन उसके बाद इन्होंने पूरा का पूरा हिस्ट्री बतानी स्टार्ट कर दी कि 15वां कमीशन कब बनाया गया था, है ना, इससे पहले कब कब कमीशन आए हैं, कौन कौन यहाँ पर चेयरमैन रहा है। इन्होंने पूरी हिस्ट्री बनानी स्टार्ट कर दी है। वो इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन हम उसको अपनी तरीके से डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट होगा उसको हम लोग यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। पहले तो फाइनेंस कमीशन के बारे में जो ये इंपॉर्टेंट डेटा है ना, ये मैंने आपको जो है प्रोवाइड करवा दिया है। कहाँ पर? ये मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है पीडीएफ के अंदर में, इसको वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो फाइनेंस कमीशन के बारे में बात है तो मैंने आपको बता दिया, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक संवैधानिक बॉडी है। ध्यान रखना, आपसे डायरेक्टली ऐसे सवाल बनते हैं, ये बॉडी कौन सी है? स्टैच्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? ध्यान रखना, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संविधान में इसके बारे में चर्चा की गई है। इसका काम क्या है कि कैसे जो टैक्स है वो बांटा जाएगा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, कैसे क्या मेथड होगा, वो सारी चीज़ें, क्या फॉर्मूला होगा, क्या मेथड होगा, वो सब डिटरमाइन करने का काम किसका है? फाइनेंस कमीशन का होता है। ठीक है ना, कैसे यहाँ पर टैक्स वगैरह का बंटवारा होगा, कैसे शेयर किया जाएगा, वो इसका काम है। अच्छा सर, आपने बताया संवैधानिक बॉडी है, तो संविधान में कहाँ पर है? तो संविधान में आर्टिकल 280 में यहाँ पर इसकी चर्चा की गई है। आर्टिकल 280 में संविधान के अंदर में क्या बोला गया है? जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना, ये यहाँ पर क्या कर सकते हैं? एक फाइनेंस कमीशन को बना सकते हैं, और 5 साल के लिए फाइनेंस कमीशन बनता है। ध्यान रखना, 5 साल बाद यहाँ पर ये पूरा नया कमीशन सेटअप होगा। जैसे अभी यहाँ पर ये जो 15वां कमीशन है 5 साल के लिए रहेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे 16वां आएगा, वो 5 साल के लिए रहेगा। तो 5-5 साल के इंटरवल पर हम लोग बनाते हैं। जो 15वां फाइनेंस कमीशन है, इसको हमारे प्रेसिडेंट ने बनाया था 2017 में नवंबर के महीने में। ठीक है ना, एन के सिंह जी के चेयरमैनशिप के अंडर में इसको बनाया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी इसके रिकमेंडेशन होंगे, यानी ये फाइनेंस कमीशन जो भी बातें रखेगा ना, इनको आने वाले 5 साल तक सुना जाएगा। 5 साल तक यहाँ पर देखा जाएगा जो भी इसके रिकमेंडेशन होंगे। और इवन ये बोला जा रहा है कि साल 2021-22 से लेकर 2025-26 तक यहाँ पर ये काम करने वाला है। इसके रिकमेंडेशन इतने साल तक हम लोग कवर करने वाले, ये बात भी रखी जा रही है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। लेकिन इतना इनफ नहीं होगा, अभी कुछ और चीज़ें भी हैं, वहाँ पे चलते हैं। जैसे कि ये वाला पिक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या बोलता है कि फाइनेंस कमीशन इज़ द बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया। जब भी पैसों की बात आती है, उसको लेकर यहाँ पर सारी चीज़ों को बैलेंस करने का काम फाइनेंस कमीशन करता है। यही यहाँ पर सारे फॉर्मूला या जितनी भी चीज़ें उनको डिसाइड करता है, जिसके बेसिस पर जो टैक्स है और या रेवेन्यू है वो शेयर किया जाता है हमारी स्टेट गवर्नमेंट और साथ ही साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। बाकी मैंने आपको बताया, हमारे संविधान में आर्टिकल 280 के अंदर फाइनेंस कमीशन के बारे में चर्चा की गई है। प्रेसिडेंट यहाँ पर इसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। और फाइनेंस कमीशन में कितने मेंबर्स होते हैं ये ज़रूर ध्यान रखना, बहुत अच्छा पिक्चर है ये वाला। ठीक है, फाइनेंस कमीशन में कितने मेंबर्स होते हैं? देखो, इसमें एक तो होते हैं चेयरमैन, जैसे अभी यहाँ पर 15वां वाले के चेयरमैन कौन है? वो हैं एन के सिंह जी। तो इसमें एक तो होता है चेयरमैन, बाकी प्लस अलग से 4 मेंबर्स भी होते हैं। ठीक है ना, ऐसे याद रख सकते हो, जैसे कॉलेजियम सिस्टम के अंदर है ना, कॉलेजियम सिस्टम के अंदर यहाँ पर एक हमारे सीजीआई है, बाकी 4 सीनियर जजेस हैं, वैसे ही आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। फाइनेंस कमीशन के अंदर एक चेयरमैन होते हैं, बाकी 4 अदर मेंबर्स होते हैं। जो ये 4 मेंबर्स होते हैं ना, इसमें एक हाई कोर्ट के जज भी होते हैं, जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ठीक है ना, बाकी यहाँ पर जो इनका जो टेन्योर होता है वो यहाँ पर प्रेसिडेंट ही स्पेसिफाई करते हैं। और क्या इनको रीअपॉइंट किया जा सकता है? हाँ, जो एलिजिबल होंगे वो उनको यहाँ पे रीअपॉइंट भी किया जा सकता है। तो मेंबर्स के बारे में आपने जान लिया, खासकर ध्यान रखना, एक चेयरमैन हो गए और 4 अदर मेंबर्स हो जाते हैं, तो ये इसके टोटल मेंबर्स हैं। ठीक है, दूसरी बात ध्यान रखना, मैंने आपको क्या बताया था, ये जो फाइनेंस कमीशन है इनका काम है रिकमेंडेशन देना।
ये लोग रिकमेंडेशन देते हैं, लेकिन बात यह है कि ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, सरकार उसको मतलब आप कह सकते हो कि कैसे लेती है। दूसरा, यहाँ पर जो रिकमेंडेशन होता है ना, ये केवल एडवाइजरी होते हैं, यानी कि एक एडवाइस दी जा रही है सरकार को, बस। ऐसा नहीं है सरकार के ऊपर ये लागू ही है, बाइंडिंग है, सरकार को फॉलो करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो रिकमेंडेशंस होती हैं फाइनेंस कमीशन की, केवल एडवाइजरी होती हैं। काम क्या होता है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। दूसरा, जो पहला फाइनेंस कमीशन बना था वो कब बना था? 1952 से लेकर 1957 के बीच में ये पहले 5 साल फाइनेंस कमीशन चला था, ठीक है ना। इसके चेयरमैन केसी न्योजी हुआ करते थे। सेकंड फाइनेंस कमीशन का टाइम पीरियड 1957 से लेकर 62 के आसपास का था। इसके चेयरमैन के संथनम थे। उसके बाद में यहाँ पर आप कह सकते हो जो 15th फाइनेंस कमीशन है, 15th फाइनेंस कमीशन जिसके बारे में अभी हम चर्चा करें, 2021 से 2026 तक ये वर्क करेगा और इसके चेयरमैन NK सिंह जी हैं, ठीक है ना। बात क्लियर हो गई। बाकी ये तो हमने यहाँ पर फाइनेंस कमीशन के बारे में बात की। इसके अलावा यहाँ पर एक स्टेट फाइनेंस कमीशन भी होता है। स्टेट फाइनेंस कमीशन को कौन बनाता है? इसको गवर्नर बनाते हैं। हर 5 साल में गवर्नर बनाते हैं। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में चर्चा आर्टिकल 243 यानी 243 के अंदर की गई है। इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है कि पंचायत और जो म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं, है ना, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ की जो फाइनेंशियल पोजीशन होती हैं उनको रिव्यू करना, उनको देखने का ये काम करता है, ठीक है ना। तो फाइनेंस कमीशन के बारे में आपने एक एक बात, मतलब पूरा चैप्टर ना अपने पॉलिटी का जस्ट कुछ मिनटों के अंदर कवर कर लिया है। आई होप आपको बहुत कुछ समझ में आ चुका होगा, बिल्कुल सिंपल से शब्दों में। आगे आते हैं ना दोस्तों, आते हैं एडिटोरियल डिस्कशन पर। देखेंगे आज के रेलिवेंट एडिटोरियल्स को। लेकिन आपको पता होगा हमेशा एडिटोरियल से पहले हम लोग लेते हैं हमेशा एक मेंस का क्वेश्चन। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है, पहले हम लोग उसको देखेंगे। थोड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और इसको अटैम्प्ट करने की कोशिश करना। क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये UPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। साल 2014 में UPSC ने इस सवाल को पूछा था। क्वेश्चन क्या था? हाउ डज इलीगल ट्रांस बॉर्डर माइग्रेशन पोज अ थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी। जो इलीगल तरीके से आपको पता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में लोग माइग्रेट करते हैं बॉर्डर पे से, है ना। सपोज़ यहाँ पे बांग्लादेश से काफ़ी सारा इलीगल माइग्रेशन हुआ है, म्यांमार से काफ़ी सारे इलीगली लोग ने इलीगली तरीके से, अवैध तरीके से माइग्रेट किया है इंडिया के अंदर में। तो यहाँ पर जो इलीगल ट्रांस बॉर्डर माइग्रेशन होता है, कैसे ये एक हमारे भारत के लिए, भारत की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, ये डिस्कस करो। दूसरा यहाँ पे डिस्कस करना है कि स्ट्रैटेजीज़, क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ हो सकती हैं, जिसके क्या क्या रणनीति हम लोग लेकर चल सकते हैं जिससे हम लोग इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकें। दूसरा, यहाँ पर आपको बताना है कि क्या क्या कारण है जिसकी वजह से जो माइग्रेशन है वो पिछले कुछ समय पर बढ़ता जा रहा है। तो 250 शब्दों में आंसर लिखना है। मैं एक बार हिंदी में बता देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाले लोग भी इसको और अच्छे से समझ सकें। वैसे समझ तो गए होंगे। तो यहाँ पे क्या है, जो अवैध सीमा पार प्रवास भारत की सुरक्षा के लिए कैसे खतरा पैदा करता है, ये आपको बताना है। जो अवैध सीमा पार प्रवास हो रहा है ना, यानी कि जो इलीगल तरीके से माइग्रेट कर रहे हैं लोग, तो ये भारत की सुरक्षा के लिए कैसे खतरा पैदा कर सकता है, ये बताना है। दूसरा, ऐसे पलायन को बढ़ावा देने वाले जो भी फैक्टर्स, जो भी कारक हैं, और उनको बताते हुए ये बताता है कि हम लोग किस प्रकार से क्या क्या रणनीति का यूज़ कर कर इसको हम रोक सकते हैं, यानी कि जितना भी यहाँ पर लोग आ रहे हैं इनको हम लोग रोक सकते हैं। उस रणनीति के ऊपर, उस स्ट्रैटेजी के ऊपर आपको चर्चा करनी है। तो 250 शब्दों में आंसर लिखना है। आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है? टेलीग्राम पर जाना, और टेलीग्राम पर जाने के बाद में सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप लिखोगे ना आपको फुल फॉर्म मिल जाएगा। फुल फॉर्म लिखना है बेसिकली, आपको वो चैनल मिल जाएगा। लगभग 50,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर जुड़े हुए हैं। आप भी मेरे साथ में जुड़कर अपने आंसर्स को लिख सकते हो। एक काम ये भी करना है, जब भी आप आंसर्स को लिखोगे ना, एक छोटा सा काम करना, एटलीस्ट सभी लोग को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो इससे काफ़ी सारे फ़ायदे होंगे आपको भी, सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे अपने नोट्स में इंक्लूड करने के लिए। सामने वाले को भी क्या होगा कि अगर उनके आंसर में कोई मिस्टेक होती तो आप उनको वो बता सकोगे, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ चुकी है। तो इस क्वेश्चन को ज़रूर से अटैम्प्ट करना, और ये UPSC का 2014 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसका एक अच्छा सा आंसर आप लिख सकते हो। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अब अगर किसी के पास में कोई कंटेंट नहीं है तो वो कैसे आंसर लिखेगा, तो मैं एक एडिटोरियल डिस्कस करूंगा, वो भी द हिंदू के अंदर उनकी वेबसाइट पर पब्लिश हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से ये जो प्रॉब्लम है, देखो वो आंसर, वो जो मैंने आपको मेंस का क्वेश्चन दिया है ना, वो लिखने के लिए इसलिए दिया है क्योंकि एक एडिटोरियल है, उसी के बेसिस पर आप उसको लिख सकते हो। वो एडिटोरियल यहाँ पर यह है कि काफ़ी सारे जो बांग्लादेशी हिल ट्राइब्स हैं, आपने यहाँ पर सुना होगा कि एक ट्राइब के बारे में जो कि यहाँ पर अभी क्या है ना, इंडिया के अंदर एंटर करे थे पिछले साल नवंबर के महीने में। तो हुआ क्या है कि हम लोग क्या कर सकते हैं उन ट्राइब्स के प्रति, प्लस यहाँ पे बांग्लादेश की साइड से जो उन ट्राइब्स को रिप्रेजेंट करने वाली एक बॉडी है, वो क्या कर रही है, वो कहीं ना कहीं इंडिया से हेल्प मांग रही है, ठीक है ना। क्या है मामला, आओ समझाता हूँ मैं आपने पिछले साल नवंबर में एक ट्राइब के बारे में सुना होगा। वो कौन सी ट्राइब है? वो है चिन कुकी मिज़ो ट्राइब। जो ये चिन कुकी मिज़ो ग्रुप है ना, ये लोग अभी के समय पर ढेर सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं,
ठीक है ना। तो पहले हम इस वाले एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे की कहानी को डिस्कस करेंगे। तो इस वाले एडिटोरियल को आखिरकार क्यों लिखा गया है, इसके पीछे का रीज़न है। रीज़न क्या है कि हाल ही में एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन है जिसका नाम है जो रीयूनिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम जोरो के नाम से जानते हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, किसके लिए काम करता है? ये काम करता है चिन कुकी मिज़ो कम्युनिटी के लिए। ये यहाँ पर एक कम्युनिटी है, ठीक है ना, जो कि बांग्लादेश में रहती है और इंडिया में भी रहती है। इस पूरे रीजन में कुछ बांग्लादेश में, म्यांमार में, इंडिया में, खासकर मिजोरम के अंदर भी देखने को मिलती हैं। तो नाम इनका चिन कुकी मिज़ो कम्युनिटी है, ठीक है ना। इस पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बॉडी है जोरो। इन्होंने हाल ही में भारत से मदद मांगी है। भारत से मदद मांगी यहाँ पर यह है कि इनके ऊपर जो भी यहाँ पर इतने सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इनके ऊपर इतना सारे अत्याचार हो रहे हैं, ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, है ना। इन कम्युनिटीज़ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। आज के समय पर तबाही मची पड़ी है इन कम्युनिटीज़ को लेकर, इनकी बर्बादी हो रही है, उसमें यहाँ पर इनकी मदद की जाए। अब ये बर्बादी कहाँ पे हो रही है? ये बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर में एक हिल है चित्तागोंग हिल, इसी हिल पर ये कम्युनिटी रहती है और वहाँ पर इनके ऊपर काफ़ी अत्याचार हो रहे हैं। इसी वजह से पिछले साल ये लोग, ढेर सारे लोग, जब इनको काफ़ी मारा पीटा गया तो ढेर सारे लोग इंडिया के अंदर एंटर कर गए थे, है ना। इंडिया में यहाँ पर शरण लेने के लिए आ गए। मिजोरम के अंदर काफ़ी सारे लोग रुक गए। तो इंडिया से यहाँ पर इनकी गुहार है कि हम लोग की मदद की जाए। आप देखोगे लगभग इस कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले 300 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी मिजोरम के अंदर आ चुके हैं। मिजोरम जो कि भारत का एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, मिजोरम के अंदर आकर वहाँ पर खासकर लांगतलाई डिस्ट्रिक्ट के अंदर में रह रहे हैं। नवंबर 2022 से ही वो लोग अभी तक रह रहे हैं, क्योंकि पिछले साल नवंबर 2022 में ये घटना हुई थी, ठीक है ना, जहाँ पर बांग्लादेश की आर्मी ने इनको काफ़ी मारा पीटा था, काफ़ी अत्याचार हुए इनके ऊपर, जिसकी वजह से यहाँ पर ये लोग आ गए। अब बात यह है कि ये जो कम्युनिटी है ना, ये पिछले कुछ समय से बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर ही रही है। ये चिन कुकी मिज़ो ग्रुप क्या क्या प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, आओ मैं आपको समझाता हूँ। पहली चीज़, बांग्लादेश के अंदर में जो ये चित्तागोंग हिल है ना, इस पहाड़ी के ऊपर ये ट्राइब्स रहती है। इन ट्राइब्स के जितने भी अधिकार हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल और ह्यूमन राइट्स हैं, वो सारे के सारे वॉयलेट हुए हैं। इन सब का पूरी तरह से पिछले कुछ समय पर बहुत ज़्यादा हनन हुआ है। अगर मैं आपको इनका होमलैंड दिखाना चाहूँ तो ये जो रीजन आपको दिख रहा है ना, जैसे यहाँ पर ये है बांग्लादेश, ऊपर यहाँ पर इंडिया हो गया, और ये पूरा का पूरा हमारा असम, ये पूरा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो गया, है ना। यहीं पर आपको मिजोरम दिख रहा होगा, ये रहा मिजोरम। कहाँ पर? ये रहा मिजोरम, ठीक है ना। इंडिया का मैप अगर मैं ड्रॉ करूँ तो इंडिया की बाउंड्री कुछ इस प्रकार से आपको ये नज़र आएगी, ठीक है ना। ये ऊपर यहाँ पे आपको भारत देखने को मिलेगा, इधर बांग्लादेश हो गया, इधर म्यांमार हो गया। तो ये जो कम्युनिटी है ये इस पर्टिकुलर रीजन में रह रही है, और कुछ लोग यहाँ पर बांग्लादेश में है। बांग्लादेश में जो खासकर चित्तागोंग हिल्स है ना, यहाँ पर ये वाला रीजन, इस वाले रीजन में यहाँ पर इनके ऊपर काफ़ी सारे अत्याचार हुए हैं, जिसकी वजह से ये लोग मिजोरम में जस्ट ऊपर भाग कर आ चुके हैं भारत के राज्य में, ठीक है ना। अगर बगल में म्यांमार नज़र आ रहा होगा, तो ये पूरा का पूरा रीजन है जहाँ जहाँ पर ये कम्युनिटी रहती है। तो अच्छे से आप लोगों ने मैप देख लिया, आगे आते हैं। बोला ये गया कि ये जो ये हिल वाला एरिया है ना, जो ये पहाड़ी वाला इलाका देखने को मिलेगा, ये लगभग यहाँ पर 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा हिली एरिया और फॉरेस्टेड एरिया देखने को मिल जाता है बांग्लादेश के साउथ ईस्टर्न रीजन के अंदर में, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है ना कि इंडिया का मिज़ोरम, त्रिपुरा, ये सारी कंट्री, ये सारी जो स्टेट्स हैं वो आपको इंडिया के देखने को मिल जाते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स देखने को मिल जाते हैं। हम लोग यहाँ पे म्यांमार के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं, आपको पता होगा। बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं, आपको पता होगा। तो इन सभी एरियाज़ के अंदर मैंने अभी आपको मैप एक्जैक्टली दिखाई दिया कि इन पर्टिकुलर एरियाज़ में ये जो कम्युनिटी आज के समय पर रह रही है। इवन आप देख पाओगे अंग्रेज़ों से पहले भी, अंग्रेज़ों से पहले इनका खुद का ये पूरा जो हिल पूरा दिख रहा है ना, जो पहाड़ी इलाका है जहाँ पर ये ट्राइब रहती है, यहाँ पर खुद का एक चीफडम हुआ करता था, एक चीफ्टेंस हुआ करता था, एक व्यक्ति खुद हुआ करता था। मुखिया कह सकते हो, चीफ्टेंसी को क्या बोलते हैं? मुखिया बोलते हैं। तो इन ग्रुप का पहले एक मुखिया हुआ करता था, अंग्रेज़ों से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये जो पॉपुलेशन है, इनको पहले हम अलग अलग ट्राइब्स के अंदर कैटेगराइज करते थे। एक ट्राइब हुआ करती थी, कौन सी? एक ट्राइब हुआ करती थी खोयुंगता ट्राइब, और ये जो ट्राइब के साथ साथ एक और ट्राइब हुआ करती थी तोंगता ट्राइब। दो प्रकार की ट्राइब हुआ करती थी, इसमें हम लोगों ने इनको कैटेगराइज कर रखा था, इन सभी लोगों को। ये जो ट्राइब्स हैं, यहाँ पे आप कह सकते हो कि उस समय पर, मतलब अंग्रेज़ों से पहले, काफ़ी सारे राजाओं के शासन रहे, हिंदू किंग्स के रहे, मुस्लिम नवाब आए, लेकिन कोई भी यहाँ पर इनके ऊपर कंट्रोल नहीं पा पाया, कोई भी यहाँ पर इनके ऊपर कंट्रोल नहीं लेकर आ पाया। लेकिन होता क्या है कि जैसे अंग्रेज़ों का राज हो जाता है ना 1860 में, अंग्रेज़ यहाँ पर मतलब एनेक्सेशन कर लेते हैं इस पूरे के पूरे हिल का। ये जो पूरा का पूरा हिल था, पूरा पहाड़ी इलाका है, इसको यहाँ पर कब्जा लिया जाता है अंग्रेज़ों के थ्रू, ठीक है ना। तब से यहाँ पर इनके ऊपर ढेर सारे प्रेशर पड़ते रहे, तब से यहाँ पर ये जो लोग हैं वो लंबे समय से परेशान होते रहे। इवन यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स हैं, इन्होंने एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया इन सभी लोगों को, है ना। ये जो यहाँ पर चांगतोंग हिल पर ट्राइब्स रह रही हैं, इनको एक प्रोटेक्शन दिया, है ना। इनकी आइडेंटिटी, कस्टम, कल्चर की सुरक्षा करने के लिए यहाँ पर बोला गया। संवैधानिक यहाँ पर स्टेटस इन सभी लोगों को मिल चुका था। लेकिन जब ये सारे कानून इनको दिए गए, कानून के हिसाब से मामला चल रहा था, तो बाद में 1903 के अंदर में वो कानून सारे हटा दिए गए, रिपील कर दिए गए। और रिपील करने के बाद में क्या होता है,
कि यहाँ पे ढेर सारे लोग घुसने लगे, यानी बाहर के जितने भी लोग हैं वो इस हिल पर पहुँचने लगे, जिसकी वजह से जो ये ट्राइब है वो बुरी तरह से अफेक्ट होने लगी है ना। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि देखो उस हिल एरिया में इंडिजीनियस पीपल तो रहते हैं, लेकिन उसके अलावा जब बाहर से बाकी सारे लोग घुसने लगे ना, कब की बात है 1903 की, तो उसके बाद इन लोगों ने सोचा कि हम पाकिस्तान के साथ में मर्ज हो जाएंगे, और इनकी एक्सपेक्टेशन ये थी हम पाकिस्तान के साथ में मर्ज हो जाएं, और ये हो भी गए पाकिस्तान के साथ में, क्योंकि आपको पता है 1947 में देश आज़ाद हुआ, इंडिया पाकिस्तान बंटवारा हो गया, बांग्लादेश जो है वो ईस्ट पाकिस्तान बन गया था। तो पाकिस्तान के साथ में यहाँ पर ये लोग ना मर्ज हो गए। तो क्या हो गया, जब पाकिस्तान के साथ में मर्ज हो गए, बहुत सारी जो इंडिजीनियस ट्राइब्स हैं इन्होंने बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव हैं वो फेस करने पड़ गए। जो यहाँ पे ट्राइब्स रह रही थी इनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने लगे। जो ये ट्राइबल पॉपुलेशन थी इस एरिया के अंदर वो लगातार कम होने लगी, लगातार ये लोग गिरते चले गए, इनकी संख्याएं लगातार कम होती चली गई। तो ये लोग इस प्रकार से ढेर सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए नजर आ रहे हैं। फिर क्या होता है, बांग्लादेश की सरकार, क्योंकि बाद में युद्ध वगैरह होता है, बांग्लादेश अलग हो जाता है, सब पता है आपको। बांग्लादेश की जो सरकार है ना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर और ज़्यादा इनकी हालत ख़राब कर दी। कैसे, क्योंकि जहाँ पर ये कोचिन पीपल रहते हैं ना, कौन से एरिया में, वही जो मैंने एरिया आपको पूरा दिखाया था, जो हिल दिखाई थी खासकर चांगतोंग हिल, जिस एरिया में जो ये कोचिन पीपल रहते हैं ना, इस एरिया में क्या कर दिया बांग्लादेश ने, टूरिज़्म को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। लोगों को एज अ टूरिज़्म प्रमोट किया, लोग जाएं आराम से यहाँ पर घूमें वगैरह, इस प्रकार की चीज़ों को अलाउ कर दिया। इससे क्या हो गया, इससे यहाँ पर उस एरिया में और ज़्यादा जो इनकी पॉपुलेशन है वो कम होने लगी, लोग बाहर से आकर बसने लगे, इनके हालात और ख़राब होने लगे। तब से ये लोग काफ़ी सारी डिमांड्स कर रहे हैं। डिमांड क्या कर रहे हैं, जो ये कोचिन ट्राइब है ना, इस चित्तागोंग हिल के अंदर में ये लोग डिमांड कर रहे हैं एक सेपरेट स्टेट की, कि हम लोग को एक अलग से एरिया दे दिया जाए, एक अलग से राज्य दे दिया जाए, है ना, वो हम लोग अलग से यहाँ पर मेंटेन कर लेंगे। लेकिन बांग्लादेश की सरकार यहाँ पर इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट में, ऐसा यहाँ पर वो लोग नहीं करने देंगे, ऐसा इनका कहना है। ठीक है ना। तो ज़ोरो जो ये ऑर्गेनाइजेशन है वो इन्हीं कोचिन पीपल को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है, इन्हीं की हेल्प करती है। इन्होंने यहाँ पर इंडिया से बोला है कि भैया देखो बांग्लादेश को एडवाइस दी जाए और कोशिश की जाए ये मामला सुलझाया जाए, यानी कि ये जो कम्युनिटी का ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर इंडिया से बोलती है कि प्लीज़ हमारा सपोर्ट करो, हमारी हेल्प करो और बांग्लादेश के साथ में बातचीत करो। और दूसरी बात यहाँ पर इस ग्रुप ने ये भी बोला है कि अभी काफ़ी सारे जो ये लोग हैं ना, कोचिन पीपल हैं, ये इंडिया के अंदर आ चुके हैं। तो इंडिया से इनको वापस से बांग्लादेश में ना भगाया जाए, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स ये ऑलरेडी फेस कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मिज़ोरम में ये आराम से रह सकते हैं, क्योंकि मिज़ोरम में इन्हीं के जो ब्लड रिलेटेड ट्राइब्स हैं, यानी कि इन्हीं के साथ के काफ़ी सारे और कम्युनिटीज़ जो है ना वो मिज़ोरम में रहती हैं। मैंने आपको पूरा मैप दिखाया था, मिज़ोरम, म्यांमार, बांग्लादेश, इन सब एरियाज़ में ट्राइब्स फैली हुई हैं। तो इनका कहना है ये मिज़ोरम में हमारे साथ के काफ़ी सारे लोग ब्लड रिलेटेड ट्राइब रहती हैं, हम साथ में रह रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ से निकाला ना जाए जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाती है। ठीक है ना, तो इस प्रकार की चीज़ें नज़र आ रही हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ चुकी है। तो इंडिया में ये लोग कैसे आए, एज अ रेफ्यूजी आए, एज अ शरणार्थी आए हैं। अब हम थोड़ा अलग से पैटर्न को डिस्कस करते हैं कि आखिरकार इंडिया के अंदर में रेफ्यूजी पॉलिसी क्या है, यानी कि भारत में कोई शरण लेने के लिए आता है तो उसके लिए इंडिया क्या क्या कर सकता है, या फिर इंडिया के अंदर इसको लेकर क्या क्या नीतियाँ हैं। देखो इंडिया के अंदर में ना कोई भी प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है कि हम लोग जिसके माध्यम से इन रेफ्यूजीज़ की प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकें, है ना। दुनिया भर में इस प्रकार की प्रॉब्लम है, दुनिया भर में एक कंट्री से दूसरे कंट्री में लोग जा रहे हैं। जैसे अभी रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ तो यूक्रेन से कई सारे लोग निकलकर यूरोपियन देश में पहुंच चुके हैं, है ना, वहाँ पे शरण ले चुके हैं। तो ऐसे रेफ्यूजीज़ कई सारे दुनिया भर में देखने को मिलते हैं। अब होता क्या है, दुनिया भर की कंट्रीज़ ने ना एक कन्वेंशन साइन कर रखा है 1951 का, 1951 का एक कन्वेंशन है जिसको हम लोग रेफ्यूजी कन्वेंशन बोलते हैं। ठीक है ना। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी यहाँ पर आप कह सकते हो कि इन लोगों ने क्या कर रखा है, साइन कर रखा है, अलग अलग देशों ने। क्या इंडिया ने भी इसको साइन कर रखा है, इंडिया इसका हिस्सा है? नहीं, इंडिया यहाँ पर इस कन्वेंशन का हिस्सा नहीं है। अच्छा, ये कन्वेंशन क्या बोलता है, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन और जितने भी एग्रीमेंट्स हैं, इनका कहना यह है कि इन देशों के अंदर में जो भी देश इनका मेंबर है, इस कन्वेंशन का हिस्सा है, उन देशों में अगर कोई रेफ्यूजी आता है तो उनकी सुरक्षा की जाएगी, उनको सपोर्ट किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर बोला जाता है ना। जो भी देश मेंबर होगा इस कन्वेंशन का, उनको हर एक रेफ्यूजी को सपोर्ट करना होगा, ये बात रखी जाती है। लेकिन इंडिया इसका मेंबर है ही नहीं, तो इंडिया यहाँ पर खुला बोलता है कि देखो हम यहाँ पर कुछ नहीं देख सकते और रेफ्यूजी को लेकर कोई बाहर से बॉडी हमारे यहाँ पर कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि इंडिया जो है ना इस कन्वेंशन का हिस्सा नहीं है। तो भारत चाहे तो रख भी सकता है और भारत चाहे तो इनको वापस से अपने देश में डिपोर्ट भी कर सकता है। तो इंडिया इसका हिस्सा नहीं है, तो हम अपने हिसाब से चीज़ों को डिसाइड कर सकते हैं। तो बाहर की जितनी बॉडीज़ हैं उनका कोई हक नहीं है हमारे यहाँ पर बोलने का। इस प्रकार की चीज़ यहाँ पर इंडिया के अंदर में एज अ रेफ्यूजी पॉलिसी में मेंशन की जाती है। बाकी भारत के अंदर इन रेफ्यूजी का स्टेटस देखोगे कि मतलब कितने कितने लोग हैं जो कि कहाँ से आकर भारत में बसे हुए हैं। तो अगर हम इसको देखें तो देश की आज़ादी के बाद में इंडिया ने कई सारे अलग अलग जो रेफ्यूजी के ग्रुप्स हैं, अलग अलग शरणार्थी के जो ग्रुप हैं हमारे अलग अलग पड़ोसी देशों से, वो सब एक्सेप्ट किए हैं। इंडिया के अंदर में कई सारे अलग अलग देशों से रेफ्यूजीज़ आए हुए हैं। फॉर एग्जांपल
पार्टीशन के बाद में पाकिस्तान से काफ़ी सारे रेफ्यूजीज़ आए थे 1947 में। तिब्बत जब यहाँ पर चाइना ने कब्जा आया तो वहाँ से काफ़ी सारे शरणार्थी इंडिया में आए 1959 में। चकमा और हाजोंग जो कि प्रेजेंट डे बांग्लादेश के अंदर में है ना, यहाँ से काफ़ी सारे मतलब चकमा हाजोंग जो है ना ये कम्युनिटीज़ आपको इंडिया में आती हुई नजर आई। देन उसके बाद में काफ़ी सारे और जो बांग्लादेशी रेफ्यूजीज़ हैं 1965 में 1971 में जब ये लिबरेशन वॉर हुआ था तब भी आए थे ये लोग। श्रीलंका से कई सारे यहाँ पर जो तमिल रेफ्यूजीज़ हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे, इंडिया के अंदर आए हुए हैं। रोहिंग्या से कई सारे जो रेफ्यूजीज़ हैं, मतलब रोहिंग्या वाले जो रेफ्यूजीज़ हैं म्यांमार के अंदर में, वो लोग भी इंडिया के अंदर में रह रहे हैं। तो ये सारे अलग अलग प्रकार के रेफ्यूजीज़ हैं जो कि भारत ने एक्सेप्ट किए हैं अलग अलग देशों से, हमारे पड़ोसी देशों से, वो बात यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है, तो ये एक एडिटोरियल था। इसी के बेसिस पर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा वाला, मेंस वाला, जो कि अभी मैंने आपको दिया था। तो अब अच्छे से आप आंसर लिख सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ तो क्लियर हो चुकी होंगी, है ना। तो क्या क्या डिस्कस करना है वो सब आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नाउ यहाँ पे जो अगला एडिटोरियल है ये लिखा गया है मधुरा स्वामीनाथन जी के थ्रू, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है ना, एक प्रोफेसर हैं इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट के अंदर में। तो इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन की हैं मिलेट के बारे में। मिलेट यानी कि जो मोटे अनाज होते हैं ना, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। बाजरा, जोवर, रागी, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे मिलेट होते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग किस प्रकार से मिलेट्स के अंदर में एक क्रांति लेकर आ सकते हैं, कैसे इसके प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, उस चीज़ के ऊपर राइटर ने जोर दिया है। तो क्या क्या जोर दिया है, इस पूरे एडिटोरियल के जितने भी रेलिवेंट पॉइंट्स हैं वो सब स्क्रीन पर आपको नीचे दिखाई पड़ेंगे, है ना। वहीं से हम लोग सारी चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे ताकि आपको एक क्लैरिटी और साथ ही साथ में चीज़ें सामने होकर सही से दिखाई पड़ जाएँ। तो इनका यहाँ पर क्या कहना है, कॉन्टेक्स्ट क्या है पहले इस आर्टिकल का वो समझते हैं। ये आर्टिकल क्यों लिखा गया, क्योंकि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है। इन्होंने क्या किया, साल 2023 को, यानी जो साल चल रहा है, साल 2023 को एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की तरह देखा है। तो हम लोग साल 2023 को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को। यहाँ पे हमारा टारगेट है कि हम दुनिया भर में मिलेट्स को प्रमोट करें, क्योंकि मिलेट्स के अंदर काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। इसको उगाना काफ़ी ज़्यादा आसान है, सस्ते होते हैं और लोगों को अच्छे से न्यूट्रिशनल सपोर्ट दे सकते हैं, उनके अंदर में पोषण भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइटर बोलते हैं कि देखो मिलेट्स के पास में अपने आप में कुछ अलग से न्यूट्रिटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अंदर न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होता है, खासकर जो ये रागी, जोवर, बाजरा, ये जो सारी चीज़ें हैं इनके अंदर प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा होता है, फाइबर बहुत अच्छा होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है ना। दूसरा, यहाँ पर इन चीज़ों के अलावा इनके अंदर काफ़ी सारे एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब यहाँ पर क्या है कि ये जो मिलेट्स होते हैं ना, ये सूखे वाले रीजन में भी ग्रो कर सकते हैं। मान लो कोई एक रीजन है जो सूखा पड़ा हुआ है, वहाँ पे प्रॉपरली पानी नहीं है, तो उस पर्टिकुलर रीजन में ये ग्रो कर सकते हैं। दूसरा, कहीं पर थोड़ा बहुत सूखा पड़ा हुआ है रीजन, वहाँ पे भी ये ग्रो कर सकते हैं। तो इनको इसी वजह से हम लोग यहाँ पर बोलते हैं काफ़ी ज़्यादा सूटेबल हैं और एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स इसी कैटेगरी में रखी जाती हैं। दूसरा, जो ये मिलेट्स हैं, ये मिलेट्स यहाँ पे देखो न्यूट्रिशन के लिए इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन के लिए इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ ये क्लाइमेट चेंज को टैकल कर सकती हैं। कैसा भी क्लाइमेट चेंज हो उसको आराम से यहाँ पर टैकल कर ये ग्रो कर सकती हैं। तो हम आखिरकार क्यों इनको आगे ग्रो नहीं कर रहे हैं, या फिर इनके कंजम्पशन को लेकर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो राइटर ने बताई हैं कि आखिरकार क्यों हम इनका कंजम्पशन आज के समय पर इतना नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना, वो राइटर ने यहाँ पर जोर दिया है। राइटर बोलती हैं कि देखो मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ, यानी कि इन्होंने बोला है कि मिलेट कल्टीवेशन को लेकर एक पूरा का पूरा जो इकोनॉमिक्स डेटा है वो यहाँ पर ये प्रोवाइड करवाने वाली है। इसका प्रोडक्शन, कंजम्पशन, कितनी खरीदारी हो रही है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर ही प्रोवाइड करवाएंगी, है ना। वो उन सब चीज़ों को लेकर एक ब्रीफ आउटलाइन देंगी। इनका कहना यहाँ पर यह है कि देखो मिलेट्स को है ना, ये जो मोटे अनाज हैं ये हमें देश भर में काफ़ी बेहतरीन तरीके से उगाने चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने पहले कुछ समय पर कई सारे रीजन में देखा है। फॉर एग्जांपल ये बात कर रही हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में जो कोली हिल्स है ना, कोली हिल्स में एक समय पर मिलेट का प्रोडक्शन लगातार कम होता जा रहा था, बट पिछले कुछ समय में, हाल ही में आप कह सकते हो, यहाँ पर इस प्रोडक्शन को बढ़ाया गया, मिलेट्स के प्रोडक्शन को प्रमोट किया गया, इसको बढ़ाया गया। और ये कहीं ना कहीं जो मिलेट के प्रोडक्शन को बढ़ाया है ना, इससे वहाँ पे फार्मर्स को सपोर्ट मिला है, लोगों का न्यूट्रिशन स्टेटस अच्छा हुआ है उस एरिया के अंदर में। तो राइटर का कहना है कि इसी वाले तरीक़ों को हमें दूसरे एरिया के अंदर में भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए, दूसरे एरिया में भी इसको लागू करना चाहिए। ठीक है ना, वो चीज़ यहाँ पर ये इसके बारे में बताती हैं। आगे आते हैं। अब इन्होंने ये बताया कि आखिरकार जो ये मिलेट का कंजम्पशन है, यानी जब हम इसको कंज्यूम कर रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, तो उस पर क्या क्या प्रॉब्लम नज़र आ रही है। मतलब आज के समय पर मिलेट का कंजम्पशन इतना क्यों नहीं है, क्यों लोग इसको इतना नहीं फॉलो करते हैं, क्यों लोग यहाँ पर इसको नहीं खा रहे हैं इतना। तो यहाँ पे बोला गया, मिलेट्स की बात करते हैं ना, तो दो ग्रुप आपको मिलेट्स के देखने को मिलेंगे, यानी कि मिलेट्स के अंदर भी दो ग्रुप होते हैं जो कि इंडिया में उगाए जाते हैं। एक तो मेजर मिलेट्स होती हैं और एक होती हैं माइनर मिलेट। मेजर मिलेट जो कि सभी जगह पर उगाई जाती हैं, सोरगम, पर्ल मिलेट, फिंगर मिलेट।
यहाँ पे वही बात की जा रही है, यानी कि जोवर, बाजरा, रागी, इनकी यहाँ पर इंग्लिश लिखी गई है, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पे माइनर मिलेट्स में आप देख पाओगे फॉक्सटेल, लिटिल मिलेट, कोडो, प्रोजो, बार्नयार्ड मिलेट, ये यहाँ पर माइनर मिलेट्स हैं। तो मेजर मिलेट्स और माइनर मिलेट्स दो ग्रुप के अंदर हम लोगों ने इसको डिवाइड कर रखा है। बट राइटर बोलती हैं एक रियल प्रॉब्लम पता है क्या है, सबसे बड़ी परेशानी पता है क्या है? पहली परेशानी, पिछले कुछ समय पर क्या हो रहा है कि मिलेट का कल्टीवेशन लगातार कम होता जा रहा है देश में, मिलेट को हम ज़्यादा उगा नहीं रहे हैं। दूसरा, मिलेट्स की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तीसरा, पिछले कुछ 10 सालों में आप देखोगे जोवर हो गया, जोवर का प्रोडक्शन पिछले कुछ समय पर कम हुआ है, प्लस बाजरा का प्रोडक्शन थम सा गया है। ऐसे ही यहाँ पर रागी का प्रोडक्शन भी थम सा गया है, यानी इनके प्रोडक्शन लगातार जैसे थे वैसे ही हैं या फिर लगातार कम होते नजर आ रहे हैं। ये प्रॉब्लम, सबसे पहली प्रॉब्लम बताई गई है राइटर के थ्रू। इन्होंने ये बोला जोवर और बाजरा की जो प्रोडक्टिविटी है वो ना के बराबर बढ़ी है, ना के बराबर। आप ये देखो कि साल 2011-12 में जो जोवर और बाजरा इसका प्रोडक्शन कितना हुआ था, 957 केजी पर हेक्टेयर के आसपास, और 2019-20 में जब आप इसका कंपैरिजन कर दो तो कितना हुआ, 989 पर केजी हेक्टेयर के आसपास। तो मतलब थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ है, ना के बराबर। क्या क्या फ़ायदा ऐसा इंक्रीमेंट होना भी, यानी इनका प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा है देश के अंदर में, ज़्यादा कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। और वही सिमिलर कंडीशन बाजरा के साथ में भी है, ठीक है। तो राइटर बोलती है इनका प्रोडक्शन के ऊपर हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जबकि प्रोडक्शन करना चाहिए, क्योंकि इन मिलेट्स के फ़ायदे अपने आप में बहुत सारे हैं। ये मिलेट क्लाइमेट चेंज को भी फेस कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर इनके अंदर में इतने सारे पोषण होते हैं कि एक इंसान के अंदर में जो न्यूट्रिशनल इनसिक्योरिटी है वो पूरा कर सकते हैं। वो चीज़ यहाँ पर राइटर कहने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है ना। अब आगे आते हैं, इन्होंने ये बोला कि हमें क्या करना चाहिए, जो कोली हिल्स पर, तमिलनाडु में जो कोली हिल्स है ना, यहाँ पर जो लोगों ने लागू किया है, यहाँ पे जो लोगों ने मॉडल अपनाया है, इसी मॉडल को अलग अलग एरिया में भी अपनाना चाहिए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर ये बोला कि पिछले कुछ समय पर इस कोली हिल की अगर हम लोग बात करें तो पिछले कुछ समय में ना यहाँ पर भी जो प्रोडक्शन है मिलेट्स का वो लगातार कम हो रहा था। मिलेट्स का प्रोडक्शन उन्होंने कम कर दिया। ये दूसरी ऐसी फसलें उगा रहे थे जिसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, पाइनएप्पल, कॉफ़ी, पेपर, इन चीज़ों को ज़्यादा उगाने की कोशिश कर रहे थे। बट ये सब कुछ पहले हो रहा था। पिछले कुछ समय में आप देखोगे लगभग 2017-18 से इन्होंने मिलेट का प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ाना स्टार्ट किया। जो ये बाजरा, रागी, जोवर है, इनके प्रोडक्शन के यहाँ पर इन्होंने इंक्रीज़ किया, और इंक्रीज़ कर ये पाया कि कहीं ना कहीं इसके बहुत सारे फ़ायदे हो रहे हैं। और इन्होंने यहाँ पर इसको कैसे बढ़ाया, मतलब आज के समय पर ये कोली हिल्स बहुत फेमस है मिलेट्स के लिए। उसके पीछे का रीज़न है इनकी मेहनत है। खासकर पहली चीज़ इन्होंने क्या की है पिछले कुछ समय पर, पिछले कुछ समय पर इन्होंने ना मिलेट्स को उगाने के लिए कुछ नई एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को अपनाया है, नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करना इन्होंने स्टार्ट किया है ना। तो ये काम करने से ये काफ़ी सारी चीज़ों को इम्प्रूव कर पाए, ये बात यहाँ पर बताई गई। दूसरा, इन्होंने पिछले कुछ समय पर क्या काम किया, जो पोस्ट हार्वेस्ट मशीनरी होती है, यानी कि आपने क्या किया, फसल लगाने के बाद में, है ना, कटाई के बाद में जो यहाँ पर मशीन का हम लोग यूज़ करते हैं वो उन्होंने यूज़ करना स्टार्ट किया, है ना। फसल की कटाई के लिए यहाँ पर इन्होंने मशीन का यूज़ करना स्टार्ट किया। पहले यहाँ पर जो वेमेन है, जो महिलाएं, वो हाथ से इसको उखाड़ा करती थी। हाथ से उखाड़ने में कई समय लग जाता था, मतलब कई घंटे लग जाते थे, और कई घंटों में केवल 2 या 3 किलोग्राम ग्रेन ही मिल पाता था। हालत काफ़ी ख़राब हो जाती थी। तो वही काम अब यहाँ पर मशीन से किया जा रहा है। तो मशीन से ऑपरेट करने में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, गेम चेंजर साबित हुआ। तुरंत यहाँ पे काम हो रहा है, ज़्यादा मात्रा में ये लोग मिलेट का प्रोडक्शन कर रहे हैं। दूसरा काम ये उठाया। तीसरा कदम इन्होंने क्या उठाया, तो कोली हिल्स एग्रो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन फेडरेशन ये बना दिया गया, यानी कि एक अलग से बॉडी बना दी गई। और इस बॉडी का मेजर काम क्या था कि जितनी भी एक्टिविटीज़ है मिलेट्स को लेकर उसको देखना, लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना, ये सारा काम यहाँ पर था। इवन इस बॉडी के अंडर में नई ब्रांड्स आने लगी। ये लोग जो भी यहाँ पर मिलेट्स बनाने लगे उसको अलग अलग ब्रांडिंग से मार्केटिंग करने लगे, और इस एरिया ने क्या किया, मिलेट्स के मामले में एक बहुत ज़्यादा बड़ा मार्केट अचीव कर लिया। और यहाँ पे बहुत बड़ा आउटकम देखने को मिला। आउटकम पता है क्या देखने को मिला? आउटकम पिछले 25 सालों के अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पे पिछले कुछ समय में जो सीड्स वगैरह हैं वो काफ़ी इंप्रूव हो चुके हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इंप्रूव हो चुके हैं, इंटर क्रॉपिंग कर रहे हैं, एक एरिया में 2-2 फसल लगा सकते हैं, ये चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं। दूसरा, इससे जो मिलेट फार्मर्स हैं, है ना, जो ये मिलेट की खेती करते हैं, इनकी जो इनकम है वो यहाँ पर इंप्रूव हो चुकी हैं। वेमेन को ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता क्योंकि मशीन्स आ चुकी हैं, तो वेमेन को हाथ से उखाड़ते हुए जो समय लग जाता था वो यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा। इससे कहीं ना कहीं यहाँ पर इस एरिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। जब सब कुछ इतना हुआ, मिलेट हमारे पास में अवेलेबल है, तो इसका कंजम्पशन भी इंक्रीज़ हुआ है। पिछले कुछ समय पर इस एरिया में लोगों ने कंजम्पशन को बढ़ाया है, जिससे हमें पता ये चला कि उनके अंदर जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। वो बातें राइटर ने बताई हैं, ठीक है ना।
तो ये चीज़ हम लोग क्या करना है, इन चीज़ों को, इसी मॉडल को यहाँ पर हमारे देश में अलग अलग एरियाज़ में इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि ये 2023 को हम लोग एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की तरह देख रहे हैं। तो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना होगा, जिससे हम लोग मिलेट्स के प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर पाएंगे। एट द लास्ट कंक्लूजन में यहाँ पर राइटर क्या बोलते हैं, देखो कंक्लूजन में ये बोलते हैं कि जो मिलेट्स का प्रोडक्शन है ना, ये इतना ईजी तो नहीं है, लेकिन जैसा कोली हिल्स में किया गया, लोग अगर चाहें तो क्या नहीं कर सकते हैं, वो यहाँ पे किया जा सकता है ना। एक सपोर्ट मिलना चाहिए इंस्टीट्यूशन का, कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव होने चाहिए, जिसके बेसिस पर यहाँ पर काम किया जा सकता है। हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, हमारी भारत सरकार है, राज्य सरकार है, राज्य सरकार में स्पेशली बात करें कर्नाटका या ओडिशा की, इन्होंने भी यहाँ पर मिलेट मिशन को स्टार्ट कर दिया है। बहुत सारी पॉलिसीज़ यहाँ पर चलाई जा रही हैं, लेकिन जब तक हम लोग मिलेट कल्टीवेशन के ऊपर फोकस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। हम लोग क्या कर रहे हैं आज के समय पर, ऐसी फसलों को उगाए जा रहे हैं जहाँ पर थोड़ा ज़्यादा पैसा मिल जाए, प्रॉफिटेबल हो वो, है ना, ऐसी चीज़ों के ऊपर फोकस किया जा रहा है। बट यहाँ पे हमें थोड़ा सा फोकस करना होगा लोगों के न्यूट्रिशन के ऊपर। खाली चावल खाने से या चावल को उगाने से यहाँ पर आप पैसा कमा सकते हो, लेकिन बॉडी के अंदर न्यूट्रिशनल स्टेटस नहीं इंप्रूव हो सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि हमें कहीं ना कहीं इस जो ये बैटल चल रही है ना, कि एक प्रॉफिटेबल क्रॉप्स हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर एक काफ़ी सपोर्टिव क्रॉप्स हैं, तो इन दोनों की बैटल को ख़त्म करना होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इन क्रॉप के प्रति फार्मर्स को थोड़ा सपोर्ट करना होगा। फार्मर्स को सरकारें क्या कर सकती हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड करवा सकती हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, फार्मर्स को एक सपोर्ट तो मिलना चाहिए, प्रॉफिट तो मिलना चाहिए ना। तो यहाँ पे फार्मर्स को जब तक गुड रिटर्न नहीं मिलेगा, एक अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा, तब तक वो आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इस वजह से फार्मर्स को सपोर्ट मिले ताकि ये मिलेट कल्टीवेशन को और ज़्यादा बढ़ा सकें। दूसरा, यहाँ पर इस मिलेट को आप यहाँ पे पब्लिकली अवेलेबल करवाओ, है ना, एक एडिक्वेट पब्लिक सपोर्ट यहाँ पे किया जा सकता है। दूसरा, यहाँ पे आप कर सकते हो कि जो पीडीएस सिस्टम यानी राशन जो वगैरह दिया जाता है, इसके अंदर हम लोग यहाँ पर सप्लाई कर सकते हैं इस मिलेट्स की। तो इससे यहाँ पर कई सारी जो पॉपुलेशन है, कई सारी जो जनसंख्या है, उनको न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स में मिल सकते हैं। तो कंक्लूजन में ये एट द लास्ट यहाँ पे बताया गया है। तो मिलेट्स के ऊपर राइटर ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से जोर दिया है, जो कि आप लोगों ने अभी समझा, ठीक है। तो ये था हमारा एडिटोरियल। उसके बाद एक आखिरी एडिटोरियल भी है यहाँ पर, ये वाला, ये इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर है। दोस्त, कल मैं आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूँ, आपको पता होगा। आपको नहीं पता है तो कल वाला जब आप वीडियो ओपन करोगे ना, थोड़ा सा आगे जाना, कल मैंने बहुत डिटेल से लगभग 10 से 15 मिनट लेकर मैंने पूरा एडिटोरियल समझाया इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर। तो कल का ही आर्टिकल है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, तो आप लोग कल वाले वीडियो में से इसको फोकस कर सकते हो, उसको अच्छे से देख सकते हो। बाकी अब हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन को देखते हैं, उसका आंसर क्या है, फिर उसके बाद अपने वीडियो को अंत करते हैं। तो आज का क्वेश्चन यहाँ पर बोलता है कि कौन से मुगल एम्परर थे जिन्होंने इलस्ट्रेटेड जो मैन्यूस्क्रिप्ट जो लिपियाँ होती हैं, इसकी तरफ से अपने शिफ्ट को, यानी इसकी तरफ से जो ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता था उस समय पर, इस कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ गए एल्बम और इंडिविजुअल पोर्ट्रेट की तरफ। तो कौन से यहाँ पर ये मुगल एम्परर, कौन से मुगल सम्राट थे, तो ऑप्शन सी यहाँ पर अकबर देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। सॉरी, अकबर ने जहांगीर, ऑप्शन सी के अंदर यहाँ पर जहांगीर हैं, ठीक है। अकबर के समय पर केवल और केवल पेंटिंग को ही यहाँ पर थोड़ा बहुत किया गया था, लेकिन यहाँ पर जहांगीर के समय पर काफ़ी सारी चीज़ें चेंज की गई हैं, तो यहाँ पर ये बोला गया है। तो जहांगीर यहाँ पर इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी आपका जो है बिल्कुल सही उत्तर देखने को मिलेगा। इनके समय पर जो इलस्ट्रेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे, इसके तरफ से जो जोर है वो यहाँ पर हटाकर एल्बम और इंडिविजुअल पोर्ट्रेट की तरफ थोड़ा ज़्यादा जोर दिया गया। नाउ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।